स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। मैडम का एक्सपीरियंस, अनुभव इस फील्ड में, एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो लगभग 8 वर्ष का है और दिल्ली की बहुत ही रेपुटेड संस्थाओं में आपने अपना कार्य किया है। मैडम ने अमरज्योत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी दिल्ली, आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हरियाणा, स्काउट्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर गुड़गांव, सेंसिटिविटी चाइल्ड्स स्किल इनहेंसमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, शमा फाउंडेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन पीतमपुरा न्यू दिल्ली, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैडम दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के साथ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसे स्पेशल रिसोर्स पर्सन को पाकर सीआरसी लखनऊ का यह पटल धन्य है। और मैडम से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि आज के इस वेबिनार में हमें बहुत नई जानकारियां जानने को मिलेंगी और निश्चित ही आज के इस वेबिनार की समाप्ति के बाद हम इस वेबिनार से बहुत कुछ लेकर जाएंगे जो कि हम अपनी फील्ड में जिसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर को कि सर आए और आज के इस वेबिनार पे अपना मार्गदर्शन हम सभी को देने की कृपा करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिसका विषय है एक्सरसाइज टू इम्प्रूव ट्रंक कंट्रोल इन चिल्ड्रन विद सीपी, अ मोटर कंट्रोल पर्सपेक्टिव, इसके हमारी आज की रिसोर्स पर्सन सपना धीमान जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। मैडम मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से और अपने सीआरसी के सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, अपने सभी बेनिफिशियरीज और उनके पेरेंट्स की तरफ से। मैं हमारे आज के सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शंकर गणेश जी, संतोष जी, अमित जी और विकास जी, आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त कर रहा हूं। और सपना मैडम बहुत एक सीरीज है हमारी अलग अलग डिसेबिलिटीज के साथ काम करने की और उनके ऐसे पर्सपेक्टिव को टच करने के जिसपे आमतौर पे बातें नहीं होती। आमतौर पे थेरेपी एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग सेंटर बेस्ड सब्जेक्ट मानते हैं। थेरेपी पे चर्चा करने से बचते हैं, एक्सरसाइज पे चर्चा करने से बचते हैं और ये हम मान के चलते हैं कि बच्चा या उनके माता पिता जब सेंटर पे आएंगे तब हम उनको एक्सरसाइज की ट्रिक्स बताएंगे, तब हम उनको अलग अलग थेरेपी बताएंगे और करके दिखाएंगे जिससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन इस पैंडेमिक में जब हम लोगों ने ये माना कि नहीं, थेरेपी और एक्सरसाइज भी एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग ऑनलाइन ला सकते हैं, वर्चुअल मोड में भी उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। थेरेपी लेना एक विषय है और थेरेपी के बारे में जागरूक करना दूसरा विषय है। लोगों को पता चले कि उनके बच्चों को किस तरह की थेरेपी की जरूरत है और वो थेरेपी मिलेगी कहाँ। ये देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स को, गार्डियंस को एप्रोप्रिएट थेरेपी के विषय में पता नहीं है और अगर पता भी है तो उसके पॉइंट सेंटर्स नहीं पता है कि किस सेंटर पे जाके हमें किस तरह की थेरेपी मिलेगी। और ऐसे भी कुछ लोग जिनकी डायरेक्ट कोई जिनका रिलेशन नहीं है सीधा इस थेरेपी से, आज के प्रोग्राम से, वो भी कम से कम ये जान पाएंगे कि ये ट्रंक कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए सीपी बच्चों में हमें किस किस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। और वो फिर हो सकता है उनको जीवन में कभी कोई सीपी बच्चा मिले, उनके माता पिता मिले तो वो रेफर कर सके एटलीस्ट हम तक। या आज की जो वीडियो आप बताएंगे मैडम वो सोशल मीडिया पे अपलोड होगी और हो सकता है कि उसका रेफरेंस देके लोग आप तक पहुंचे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। तो मैं इस विषय में थोड़ा सा इस तरह से सोचता हूं कि नहीं, थेरेपी और एक्सरसाइजेस पे भी हम लोग वर्चुअल बात कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने किया भी है। मुझे लगता है कि थेरेपी, अलग अलग थेरेपेटिक विषयों पे हम लोगों ने
40-50 वर्चुअल बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं सीआरसी लखनऊ के द्वारा, अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, अलग अलग ई रिसोर्सेज बनाए हैं और बहुत सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं वो पूरे देश में। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पे बोलने के लिए आप हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे जितने बेनिफिशियरी और पेरेंट जुड़ेंगे उनको एक नई तरह की नॉलेज मिलेगी, उनको अप्रोप्रिएट नॉलेज मिलेगी आज के विषय के संबंध में। मैं फिर से सपना मैडम आपका बहुत स्वागत करता हूं, अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं और सभी जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित ही जागरूकता एक ऐसा माध्यम है जिस पर हम लोग थेरेपी और अन्य विषयों पर बात कर सकते हैं, और जो हमारा ऑनलाइन मीडियम है, ऑनलाइन माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा हम किसी भी विषय पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आज के इस विषय पर हमारी रिसोर्स पर्सन आदरणीय सपना धीमान मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं कि मैडम आए और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता देने की कृपा करें। आदरणीय सपना मैडम। Thank you, Vikas sir. I hope I am audible. Yes, ma'am, you are audible. So सबसे पहले मैं सबको very warm good afternoon जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, और उससे भी पहले मैं पूरी CRC टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले रिस्पेक्टेड श्री रमेश सर जी, मैडम सुमिता मैम एंड अदर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स विकास सर, अमित सर, संतोष सर एंड गणेश सर। गणेश सर इज एक्चुअली वो मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में, बल्कि उनके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अभी भी हमें एक प्रोफेसर की तरह ही गाइड करते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का जो ऑफलाइन और वर्चुअली इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं एंटायर CRC टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी इस वेबिनार सीरीज के लिए, जिसके माध्यम से वो ना सिर्फ प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, बल्कि पेरेंट्स तक, पेरेंट्स ऑफ या केयर गिवर्स कह लीजिए, पर्सन्स विद डिफरेंटली एबल्ड, जिनके तक वो ये इस मुहिम के थ्रू जागरूकता पहुंचा रहे हैं। सो आई थिंक समय को ज्यादा ना देखते हुए मैं भी टॉपिक को शुरू करूंगी। जैसा कि डायरेक्टर सर ने कहा कि इस माध्यम से हम लोगों के तक ये अवेयरनेस भी पहुंचा रहे हैं कि वो कहाँ अपने बच्चों को ले जाके थेरेपी करा सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हो सकता है इसके थ्रू वो उन्हें पता चले कि दिल्ली में भी ऐसे सेंटर्स हैं। सो दिल्ली में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर हम स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी करते हैं। हम यहाँ प्रोफेशनल्स को बैचलर एंड मास्टर डिग्रीज भी देते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक गवर्नमेंट OPD भी चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इन स्पेशल चिल्ड्रन बच्चों को साथ ही और फिजियोथेरेपी OPD सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। सो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। सबको मेरी PPT दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव ट्रंक कंट्रोल इन चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनके थ्रू हम चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वेबिनार इसी माध्यम से भी मैंने भी सुने हैं, देखे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोटर कंट्रोल पर्सपेक्टिव, और ये मोटर कंट्रोल एक इस तरह का डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि जिससे बच्चा एक नॉर्मल डेवलपमेंट करता है, उसी तरह से हम आज की एक्सरसाइजेस का जो बेस है उसको भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम मोटर कंट्रोल के माध्यम से, मोटर कंट्रोल के बेस को लेके एक्सरसाइजेस बच्चों को करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि सेरेब्रल पाल्सी अगर हम बच्चों की पॉपुलेशन में देखा जाए तो इस टाइम सेरेब्रल पाल्सी सबसे महत्वपूर्ण कारण बन चुका है क्रॉनिक डिसेबिलिटी का। सेरेब्रल पाल्सी के दौरान बच्चे में हो सकता है जन्म से पहले या जन्म के दौरान या जन्म के बाद उसके ब्रेन में एक ऐसा इंसल्ट या ऐसा डिस्टरबेंस हो जाए जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट और पोस्चर की परेशानियां आने लगती हैं। उनकी वजह से बच्चा अपने दिनचर्या के कार्यक्रम को ठीक से नहीं कर पाता है। अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें
तो आज के टाइम में इंडिया में जो सीपी का प्रेवलेंस है वो 2.95 पर 1000 चिल्ड्रन है, जो अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस को बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें सही थेरेपी के बारे में जानना, उसके बारे में अवेयरनेस होना कि कहाँ बच्चों को लेके जाएं, कैसे हम इनको पहचाने कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो क्या ट्रीटमेंट उसके लिए हमें करना चाहिए। सीपी को हम यूजुअली 3 तरह से डिवाइड करते हैं उसके मोटर टाइप्स के अकॉर्डिंग। सेरेब्रल पाल्सी में सबसे पहला होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें से स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी सबसे ज्यादा कॉमन है, उसके बाद डिस्काइनेटिक आता है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे में हाइपरटोनिसिटी होती है, उसमें स्पास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से बच्चा स्टिफ हो जाता है जब भी वो मूवमेंट करता है। और प्रोफेशनल्स को पता होगा कि हम डीटीआर चेक करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अगर मैं रिफ्लेक्सेस की बात करूं तो वो भी उनमें एग्जैजरेटेड होती है। इन सब कारणों की वजह से उनमें मूवमेंट बहुत कम होती है, वो अपने हाथ पैरों को अच्छे से हिला नहीं पाते हैं, उसी को हम हाइपोकाइनेटिक भी बोलते हैं। और अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ देखें तो स्पास्टिक सीपी में जो हमारा डैमेज है वो यूजुअली व्हाइट मैटर, सब कॉर्टिकल रीजन के अराउंड व्हाइट मैटर में आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप डिस्काइनेटिक की बात करेंगे तो डिस्काइनेटिक में हाइपो रिफ्लेक्सिया होता है, मतलब रिफ्लेक्सेस या तो अपनी नॉर्मल रेंज में होंगी या नॉर्मल रेंज से भी कम होंगी। और इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्टोनिया, एथिटोसिस एंड कोरिया। डिस्टोनिया का बच्चे में प्रॉब्लम होगी कि जब वो रेस्ट में बैठा होगा तो उसकी टोन बहुत कम होगी। आप उसको जैसे ही बोलते हैं कि बैठने से उठिए या कोई कम उसको काम करने को देते हैं तो उसका टोन बढ़ जाएगा। सिमिलरली एथिटोसिस में क्या होता है कि एक स्लो रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं और उनका टोन भी कम होता है, लेकिन मूवमेंट बहुत ज्यादा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। कोरिया में आपको रैंडम मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी जो फेस पे मिल सकती हैं, नेक पे, नेक के अराउंड मिल सकती हैं। और इन बच्चों में भी हाइपोटोनिसिटी होती है और इनवॉलेंटरी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये आपको मिलेगा बेसल गैंग्लिया में इन बच्चों में लीजन पाया जाता है, इस वजह से उनमें डिस्काइनेटिक की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर मैं अटैक्सिक सीपी की बात करूं तो उसमें आपको सेरिबैलम में जाके प्रॉब्लम मिलेगी और इन बच्चों में इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं। यूजुअली सीपी बच्चों को हम उनके एरिया, बॉडी के पार्ट्स, किस किस बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंगली भी क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके दोनों हाथ पैर इन्वॉल्व हैं तो हम उसे क्वाड्रिप्लीजिया भी बोलते हैं, दोनों हाथ पैर और ट्रंक भी। अगर सिर्फ पैर इन्वॉल्व है और ट्रंक इन्वॉल्व है और हाथों की इन्वॉल्वमेंट पैरों के हिसाब से कम है तो उसको हम डायप्लेजिक सीपी भी बोलते हैं। हेमीप्लेजिक सीपी का मतलब है कि हाफ साइड ऑफ द बॉडी, हो सकता है कि राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट हो। और सिवियरिटी को देखने के लिए आज के टाइम में हम GMFM-CS सिस्टम का भी यूज करते हैं, जिसका मतलब है ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम। GMFM-CS बेसिकली 5 लेवल का होता है। पहले लेवल का मतलब है कि बच्चा वॉक कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वॉक्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब आप उसको बोलेंगे कि कुछ वजन उठा के सीढ़ियां चढ़ो या एडवांस ग्रॉस मोटर स्किल जैसे एक पैर पे हॉप करना, जंप करना, उन सब चीजों में बच्चे में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेवल 2 का मतलब ये है कि बच्चा वॉक कर सकता है इंडोर, वो इंडिपेंडेंटली वॉक करेगा घर के अंदर, आसपास की कम्युनिटी में। लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो उसको थोड़ा सा लिमिटेशन है, अगर दूर जाना है या जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ नहीं है, ऐसी जगह पे जाना है जहां वो पहले नहीं गया है, तो वहां उसको डिफिकल्टीज आएंगी। इसको हम बोलते हैं लेवल 2। लेवल 3 का मतलब है कि बच्चे को चलने के लिए असिस्टिव डिवाइस चाहिए, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। मैं आशा करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक जा रही है और मेरी पीपीटी भी आपको दिख रही है। मैडम आपकी पीपीटी क्लियर दिख रही है और आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं लेवल 3 की बात आपसे करती हूँ तो इसमें बच्चे को चलने के लिए हमें असिस्टिव डिवाइस देना पड़ेगा, चाहे वो घर के अंदर हो। घर के अंदर चलने के लिए, जिसको हम इंडोर मोबिलिटी बोलते हैं, उसके लिए आप उनको ट्राइपॉड केन या एल्बो क्रच दे सकते हैं। और बाहर जाने के लिए बच्चे को व्हील चेयर पे डिपेंड होना पड़ेगा अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिटी में जा रहा है तो।
लेवल 4 हम ये बोलते हैं कि बच्चा सेल्फ मोबिलिटी के लिए लिमिटेड है। सेल्फ मोबिलिटी मतलब अगर उसको अपने आप से बाथरूम जाना है, अपने आप से किचन से कोई चीज लेनी है या टॉयलेट जाना है तो वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो बाहर के लिए वो पूरी तरह से पावर व्हील चेयर पे डिपेंड होता है। और लेवल 5 मतलब चाइल्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग, चाहे वो सेल्फ मोबिलिटी की बात हो या इंडोर या आउटडोर मोबिलिटी की बात हो। इसी चीज को मैं आपको पिक्टोरियल पिक्चर्स के थ्रू भी समझाना चाहूंगी। GMFM-CS लेवल 1 में आप ध्यान से देख सकते हैं, जो पहला बच्चा है वो ये दिखा रहा है कि नॉर्मल मूवमेंट में चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, लेकिन वहीं अगर उसको सीढ़ियां चढ़नी है, कोई वजन उठा के चढ़ना है या एक पैर पे चलना है, जैसे हम स्कूल में कहते हैं एजिलिटी ड्रिल्स करनी होती है, वो सब चीजों में बच्चा थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो इंडोर में बच्चा इजिली मूव कर सकता है, लेकिन आउटडोर के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत है। लेवल 3 में आपको असिस्टिव डिवाइस देना पड़ेगा। अगर असिस्टिव डिवाइस है तो मतलब बच्चा लेवल 3 पे है। इंडोर के लिए आप उसको ट्राइपॉड केन या जैसा कि मैंने बताया एल्बो क्रच के साथ चला सकते हैं, और बाहर के लिए वो मैनुअल व्हील चेयर पे डिपेंडेंट होगा। लेवल 4 में अगर बात करें तो इंडोर भी उसको असिस्टेंस चाहिए, वो उसकी सेल्फ मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड होगी, और बाहर के लिए उसको पावर व्हील चेयर देना पड़ेगा। और लेवल 5 मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग। इस तरह से हम GMFM के अकॉर्डिंग CP की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि सेरिब्रल पाल्सी में यूजुअली डेवलपमेंट ब्रेन, जो इमेच्योर ब्रेन है, उसमें इंसल्ट हो जाता है, उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट डिलेड हो जाती है, जो कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ी कम होती है, कम या डिलेड होती है। जैसा कि मोटर डेवलपमेंट की हम बात करें, बच्चा समय पे गर्दन नहीं उठाता है। समय मतलब जैसे 3 से 4 महीने के बच्चे को गर्दन उठाने आनी चाहिए, अपने आप से अपनी गर्दन को संभालना आना चाहिए। 5 से 6 महीने का बच्चा अपने आप से बैठने लग जाता है। 7 से 8 महीने का बच्चा फर्नीचर पकड़ के खड़े होने लग जाता है, और 10 से 11 महीने का बच्चा पकड़ पकड़ के चलना शुरू कर देता है। लेकिन ये सभी माइलस्टोन्स, इनको हम मोटर माइलस्टोन्स बोलते हैं, ये सभी तरह के माइलस्टोन इन बच्चों में डिलेड होते हैं अगर आप एक टिपिकल डेवलपमेंट चाइल्ड से इसको कंपेयर करेंगे। इन सब का कारण हो सकता है कि उनका बहुत सारे सिस्टम, जैसे कि सेंसरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसमें इंपेयरमेंट। उस बच्चे ने कभी मूवमेंट अच्छे से करना नहीं सीखा, तो उसको यही पता नहीं होता कि उसकी बॉडी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ पे है। वो कभी अपनी बॉडी को खुद से फील नहीं कर पाता है, वो एक कारण है। अगर हम बात करें, मोटर प्लानिंग उनमें नहीं होती है। अगर कोई काम करने को देंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि मुझे अपना हाथ इतना ही उठाना है। जैसे एक ग्लास पकड़ने को बोलते हैं कि पानी पी लीजिए, तो बॉटल पकड़ने तक उनको नहीं आएगी। दैट मोटर प्लानिंग इज नॉट देयर। उनको वेरिएशंस नहीं करने आती है मूवमेंट की। एक नॉर्मल बच्चा है, उसको मैंने एक एक्टिविटी करने को दी है और मैंने उसका राइट हैंड खींच लिया है, तो वो बच्चा फटाफट अपने लेफ्ट हैंड से उस एक्टिविटी को करने लग जाएगा। ये वेरिएशन इन मूवमेंट का भी उनको अंदाजा नहीं होता है। वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी टाइटनेस है, स्टिफनेस है, कि जो फ्री मूवमेंट होती है, जो रैंडम मूवमेंट होती है, जो इनिशियल 1 ईयर में बच्चा करता है, एक्सप्लोर करता है अपने एनवायरनमेंट को, वो एक्सप्लोरेशन उनमें नहीं होता है। जब एक्सप्लोरेशन नहीं होगा तो वो अपने आसपास की सेंसरी चीजों को अच्छे से परसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बहुत कम सेंसरी सिस्टम्स पे रिलाय करते हैं। अगर वो विजन से कुछ देख पा रहे हैं, अगर आई साइट ठीक है, तो देखने देखने से जितना उनको समझ आ रहा है, जो उनकी मदर उनसे बोल रही है, उतना ही वो कर पाते हैं। अपने आप से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इन न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह से इन चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी में एबनॉर्मल पोस्चर्स हो जाते हैं। तो जैसे वो बैठेंगे या खड़े होंगे, वो सही तरीके से बैठेंगे या खड़े नहीं होंगे, आड़े टेढ़े होंगे, उनकी स्पाइन फ्लेक्स हो जाएगी, शोल्डर अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल नहीं होता है। सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल का ये मतलब है कि अगर मैंने बोला कि आपको पानी का गिलास सीधे हाथ से पकड़ना है, तो वो बच्चा उसे सीधे हाथ से पकड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका लेफ्ट और पैर और ट्रंक ये सब भी टाइट होने लग जाएंगे। तो उसे ये समझ नहीं आएगा कि मुझे कितनी रिस्ट की मूवमेंट करनी है, कितनी फिंगर की मूवमेंट करनी है, या कितनी एल्बो की मूवमेंट करनी है। उनमें ट्रंक कंट्रोल नहीं होता है, ट्रंक मसल्स उनकी एक्टिवेट नहीं होती हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब की वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से उनमें पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता है। और पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारा बेस है जब हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जब हम फंक्शनली एक्टिव होते हैं। सो अगर मैं पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस की बात करूं,
तो ये बेसिकली जब हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में चल रहे होते हैं तो पोस्चर कंट्रोल मैकेनिज्म आपको एक तरह का हेड और ट्रंक को स्टेबल करके रखता है। जब आपका हेड और ट्रंक स्टेबल होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, आप अच्छे से बैठ पाएंगे, आप किसी चीज को पकड़ पाएंगे, आप खड़े हो पाएंगे, आप चल पाएंगे, आप अपनी स्किलफुल एक्टिविटीज को कर पाएंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट। सो दैट्स वाई इसीलिए ये पोस्चर कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसमें ट्रंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक और ट्रंक को वो स्टेबलाइज करता है, फिर नेक और ट्रंक आपको बेस देते हैं कि आप आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज कर पाए, आप सिटिंग में कोई एक्टिविटीज कर पाए, आप स्टैंडिंग में एक्टिविटीज कर पाए, या फिर आप वॉकिंग कर पाए। तो ट्रंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट की रोल अदा करता है जब हम पोस्चर कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं या बैलेंस रिएक्शंस की बात करते हैं। और ये सब चीजें डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप एक बच्चे को धक्का देते हैं इनिशियल स्टेजेस में तो बच्चा गिर जाता है, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं, अगर कोई हमें यहाँ से धक्का देता है तो हम अपनी बॉडी से उसको रेजिस्ट करते हैं। ये सब में आता है बैलेंस रिएक्शंस। इनके डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको ट्रंक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रंक कंट्रोल आपको एक सपोर्ट देता है, बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप अपने हाथों को यूज करके बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज को कर सकते हैं। ट्रंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके हाथों या पैरों की एक्टिविटीज के लिए, और ये आपकी बॉडी को रिलेशन, आपकी बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, सो दैट आप बॉडी के बेस को बनाए रखें, आप अपने कोर को स्टेबल रखें और अपने हाथों से एक्टिविटीज कर पाए। इसीलिए ट्रंक की एक्सरसाइजेस, या जब भी आप सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को देख रहे हैं, आपने ट्रंक को भी फोकस में रखना है। होता क्या है कि हमें पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि यह अपने आप से खाना नहीं खाता है, अपने आप से चलता नहीं है, या ठीक से बैठता नहीं है, तो हम उन्हीं चीजों पे लग जाते हैं। हम बेस पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, इन सब चीजों का कारण क्या है। क्या वो अपने ट्रंक को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है जब वो बैठ रहा है, या सिर्फ वो हाथ नहीं कर पा रहा है। माता पिता तो ये बोलते हैं कि कंधे में जान नहीं है, कंधा नहीं उठा पाता है। कंधा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्या कारण ट्रंक में है? तो इसीलिए जब आप एक्सरसाइजेस प्लान करें, आप इस तरह से करें कि आप उसको, अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको सेंसरी फीडबैक दें, आप उसको ट्रंक की एक्सरसाइजेस कराएं, अलॉन्ग विद आप उसको अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेस भी कराएं। तो जैसा देखा गया है कि चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी में हाइपोटोनिक सिम्टम्स होते हैं ट्रंक के चारों तरफ। उनमें ट्रंक मसल की वीकनेस होती है, उनमें टोन बढ़ी हुई होती है। अगर उनके अपर लिम और लोअर लिम की टोन को देखा जाएगा, स्पास्टिसिटी होता है तो टोन भी बढ़ी होती है, हाइपरटोनिसिटी जैसा कि हमने देखा। इन सब वजहों से उनका जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, या फिर उनका डिलेड डेवलपमेंट होता है। और ये सब चीजें अल्टीमेटली उनको हैम्पर करती हैं उनके हाथों और पैरों के इस्तेमाल के लिए जब वो अपनी दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं। सो ये सब अल्टीमेटली लॉस ऑफ ट्रंक स्टेबिलिटी कराता है। और जब आपके ट्रंक स्टेबिलिटी का लॉस हो जाता है तो बच्चा ना तो सिर्फ अच्छे से बैठ पाता है, ना बैठ के खेल पाता है, ना अपने हाथों को इस्तेमाल कर पाता है नॉर्मल ईटिंग और ड्रेसिंग एक्टिविटीज के लिए, ना ही वो व्हील चेयर पे अच्छे से बैठ पाएगा। वो व्हील चेयर पे भी नॉर्मल अलाइनमेंट में नहीं बैठेगा, तो ग्रेजुअली उसको पोस्चर रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जो कि फर्दर उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को हैम्पर करती हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हैम्पर करती हैं। सो अगर हम मोटर कंट्रोल की बात करें, मोटर कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे मूवमेंट को रेगुलेट करता है और उसको डायरेक्ट भी करता है। तो ये एक ऐसा कंट्रोल है जो बेसिकली आप मूवमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका सारा रेगुलेशन ही मोटर कंट्रोल करता है, जिसके अंतर्गत हम नेचर ऑफ मूवमेंट क्या है, किस टाइप की मूवमेंट है, एंड हाउ दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड, इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे। इस मैकेनिज्म के अंतर्गत हम दो मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे। एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को हम क्लोज्ड लूप टाइप मैकेनिज्म भी बोलते हैं और फीड फॉरवर्ड को हम ओपन लूप टाइप मैकेनिज्म भी बोलते हैं।
तो पहले अगर मैं फीडबैक की बात करूं, जो कि बच्चा इनिशियल 1 ईयर में इसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को यूज करके, अपनी रिफ्लेक्सेस को यूज करके मूवमेंट सीखता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे आप देखेंगे कि छोटा बच्चा होता है, उसके अगर हम कॉर्नर ऑफ द माउथ को टच करेंगे तो वो बच्चा अपनी गर्दन को उसी तरफ मोड़ लेता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स मूवमेंट। सिमिलरली अगर आप उसके बाद बच्चा क्या करता है, इन्हीं मैकेनिज्म्स के माध्यम से या इन्हीं सेंसरी चीजों को कर करके जब वो अपनी मूवमेंट को एक्सप्लोर करता है तो वो बहुत तरह की मूवमेंट में स्किल हासिल करता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो या डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट हो। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी बच्चा इसी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो देख के सीख रहा होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन टाइप इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दिस क्लोज लूप टाइप ऑफ मैकेनिज्म। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि बच्चा आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन वो सीख गया जब वो ओपन क्लोज मैकेनिज्म में था, पर जब वो एग्जीक्यूट करेगा, जब वो स्किल को परफॉर्म करेगा, जैसे कि वॉकिंग या हम खाना खाते हैं, वॉकिंग एंड ईटिंग इज अ स्किलफुल मूवमेंट और स्किलफुल टास्क, उस टाइम पे उनको सेंसरी नहीं चाहिए। उस समय पे वो बच्चे बेसिकली अपनी रैपिड मूवमेंट और लर्न मूवमेंट जो है उसको बिना किसी सेंसेशन क्यूज से सीखते हैं, और उनको सीखते वक्त ही वो बच्चे बेसिकली सेंसेशंस को ना यूज करके अपनी स्किलफुल दिखाते हैं, और सीखते वक्त जो भी एनवायरनमेंट उनको फीडबैक देता है उसके अकॉर्डिंगली वो लर्निंग करते हैं। जैसे कि अब बच्चा सीख गया है चलना, या हम भी जब रोड क्रॉस करते हैं तो बहुत से हर्डल्स आते हैं, उनसे हम अपने आप से गिरने से बचते भी हैं और सीखते भी हैं। सो दैट इज योर फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। अगर मैं मैकेनिज्म्स की बात ही कर, जैसा हमने देखा कि ये फीडबैक और फीड फॉरवर्ड जो मैकेनिज्म है, तो जिसको हमने क्लोज और ओपन लूप मैकेनिज्म भी बोला है, तो इनिशियल 1 ईयर तक, शुरू का जो 1 साल होता है, उसमें बच्चा ओपन लूप दैट इज योर फीडबैक प्रोसेस पे डिपेंड होता है किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। और 1 साल के बाद जब वो अपनी मूवमेंट्स को एक्सप्लोर कर लेता है, ये नॉर्मल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वो स्किलफुल चीजें सीख जाता है, जैसा कि आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं। उसमें उसको सेंसरी का जरूरत नहीं है, वो खुद से देख रहा है, सीख रहा है, उसी में चेंजेस कर रहा है कि कौन सी चीज कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। वो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन है किसी भी टास्क का। अगर माता पिता हमारे पास आते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, तो हम स्टार्टिंग से उसको खाना नहीं सिखाते हैं, हम उसके प्रॉब्लम्स देखते हैं, पहले हम उसका अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं, हम उसकी रेंजेस को इम्प्रूव करते हैं, हम टाइटनेस को कम करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम उसको एक एक्टिविटी में डाल के उस एक्टिविटी को सिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर माता पिता को बोलते हैं कि घर जाके भी आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंट्रोल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले बच्चा सेल्फ कंट्रोल मूवमेंट सीखता है, मतलब जो सेल्फ मूवमेंट है उसका कंट्रोल आएगा, और उसके बाद वो चेंजिंग कंडीशंस, मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या ट्रांजिशंस चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली सीखता है। इस तरह से आपका मोटर कंट्रोल डेवलप होता है। इसका भी सिंपल सा तरीका है, बच्चा जब शुरू के मंथ्स की अगर हम बात करें, इनिशियल 1 ईयर, वो रैंडम मूवमेंट करता है, किकिंग एक्टिविटीज कर रहा होता है, हाथों को हिला रहा होता है, हाथों को मुंह में डाल रहा होता है, ये सारी जो है वो सेल्फ मूवमेंट कर रहा है। धीरे धीरे वो रोलिंग करना सीखता है, अपने प्रोन ऑन एल्बो करता है, अपनी कोनियों पे वजन लेने की कोशिश करता है, फिर चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो चेंजिंग कंडीशन के साथ वो मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख रहा है। तो शुरू के फर्स्ट ईयर में या कुछ महीनों में बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करे, क्योंकि उसका हेड बहुत बड़ा है, इसीलिए हेड कंट्रोल सबसे पहले आया, और ग्रेजुअली फिर वो अपने ट्रंक को कंट्रोल करेगा, लिम्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ साथ फिर वो मोबिलिटी पे काम करेगा, तभी वो आगे के टास्क कर पाएगा और अल्टीमेटली स्किल मूवमेंट्स को सीख पाएगा। सेंसेशन, सेंसरी सिस्टम मोटर कंट्रोल में बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि छोटे से बच्चे को अगर आप कॉर्नर ऑफ द माउथ उसका टच करेंगे तो वो वहीं पे मूवमेंट कर देता है। दैट मीन्स दैट इज अ रिफ्लेक्सिव मोटर रिस्पॉन्स। तो इनिशियल मूवमेंट जो होती है वो रिफ्लेक्सिव मोटर रिस्पॉन्स होती है। अगर आप बच्चे का पैर खींच के उसके सोल पे टच करते हैं तो वो एकदम से घुटना मोड़ लेता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव विड्रॉल रिस्पॉन्स। इन सब चीजों पे बच्चे डिपेंड करते हैं, और ग्रेजुअली जब वो मूवमेंट को समझने लगते हैं या कंट्रोल आने लगता है तो उसके बाद उनको इन रिफ्लेक्सेस की जरूरत नहीं होती है, और ये रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाती हैं और बच्चा अपनी नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट सीख जाता है। मोटर कंट्रोल के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट मैं अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक या दो थ्योरीज के बारे में बात करूंगी, जो कि पहली है हियरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटर कंट्रोल और एक है सिस्टम थ्योरी ऑफ मोटर कंट्रोल। अगर हम हियरार्किकल थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि जो भी डेवलपमेंट होती है या जो भी मोटर कंट्रोल की एक्टिविटीज होती हैं वो हमेशा ऊपर से लेके नीचे की तरफ होती है। मतलब जो आपका कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का पार्ट है, जो कॉर्टेक्स है, वो सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। चाहे वो मसल के कंट्रोल की बात, वो हमेशा प्रॉक्सिमल से डिस्टल होगी। पहले कंधे की मसल्स में ताकत आएगी, फिर जाके हाथ की मसल्स में आएगी। तो हियरार्किकल थ्योरी हमें ये बताती है कि टॉप टू बॉटम बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसा आपने देखा भी होगा, तभी पहले बच्चा गर्दन उठाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। इसी तरह से हमने मोटर कंट्रोल के स्टेजेस बनाई हैं, और स्टेजेस को हमेशा चार, देयर आर 4 स्टेजेस बेसिकली, जिसमें से पहली स्टेज जो है वो मोबिलिटी की होती है, दूसरी स्टेज स्टेबिलिटी की होती है, तीसरी स्टेज कंट्रोल मोबिलिटी की होती है, और चौथी स्टेज होती है स्किलफुल एक्टिविटी की। ये स्टेजेस भी वैसे ही हैं जैसा कि अभी हमने मोटर कंट्रोल में पढ़ा गया है। मोबिलिटी मतलब वो इनिशियल फ्यू मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा बिल्कुल फ्री पर्पजलेस मूवमेंट कर रहा होता है, उसका कोई पर्पज नहीं है। 3 महीने से उसको समझ आता है कि वो अपने आप से, जैसे मदर ने उसको उल्टा लेटा दिया तो वो अपनी एल्बो पे थोड़ा थोड़ा वेट करेगा, गर्दन को उठाने की कोशिश करेगा, एनवायरनमेंट को आंखों से एक्सप्लोर करेगा। तो उस मोबिलिटी में फिर वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं वो वेट बेयरिंग एक्टिविटी शुरू करता है। एंटी ग्रेविटी पोस्चर, ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो वो आ गया स्टेबिलिटी। स्टेज 3 में वो कंट्रोल्ड मोबिलिटी करता है। कंट्रोल्ड मोबिलिटी का मतलब है वेट शिफ्टिंग। जैसा कि अगर बच्चा वेट बेयरिंग पोजीशन में है, उल्टा है, उसने कोहनी पे वजन दिया हुआ है, एक कोहनी पे वजन देगा, दूसरे कोहनी से वो कोई टॉय पकड़ने की कोशिश करेगा, कोई खिलौना लेने की कोशिश करेगा, दैट इज वेट शिफ्टिंग। या क्रॉलिंग, जब बच्चा क्रॉलिंग करता है तब भी वो एक एक हाथ पे वजन देता है और दूसरे को आगे की तरफ मूव करता है, इसको हम बोलते हैं वेट बेयरिंग के साथ साथ वेट शिफ्टिंग करना, दैट इज कंट्रोल्ड मोबिलिटी। और फिर अल्टीमेटली स्टेज 4 आता है स्किल, जिसमें बच्चा जो उसका अपराइट पोजीशन, जो 1 साल का गोल होता है कि बच्चा अपने से खड़ा हो जाए और अपने से चलना शुरू कर दे, फिर वो स्किलफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। चाहे वो स्किलफुल एक्टिविटी उसकी मोटर डेवलपमेंट में आ रही हो या फिर उसकी सोशल डेवलपमेंट में आ रही हो। सोशल डेवलपमेंट मतलब जिसमें वो कम्युनिकेशन भी आएगा, उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट भी आएगा कि वो 1 साल के बच्चे को बैठ के ये चीज करनी है, या छोटी छोटी चीजों को हाथ से पकड़ना है, या ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजें स्किल में आ जाएंगी। सो सिस्टम मॉडल ऑफ मोटर कंट्रोल ये कहता है कि जैसा कि हमने हियरार्किकल मॉडल में पढ़ा, माफ कीजिएगा, हियरार्किकल मॉडल में हमने देखा कि टॉप टू बॉटम बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सिमिलरली टॉप टू बॉटम के साथ साथ एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि टॉप टू बॉटम के साथ साथ सिस्टम, देयर आर सो मेनी सिस्टम विच इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द मोटर कंट्रोल। ये सिस्टम, इनका कहना है कि ना सिर्फ ब्रेन बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ बहुत सारी मोटर यूनिट, मसल, ये सब मिलके हमारे मोटर कंट्रोल को एक्टिवेट करके रखते हैं, या मोटर कंट्रोल को आप कह सकते हैं कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा मूवमेंट कैसे परफॉर्म करनी है वो सीखता है। सो मोटर कंट्रोल सिस्टम में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें हमारा एनवायरमेंट एडेप्टेशंस भी आता है कि आपके आसपास की चीजें कैसी हैं और उनको बच्चा कैसे परसीव कर रहा है, उसमें कैसे काम कर रहा है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी आता है, मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब मसल्स वाली चीजें भी आती हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन या आई हेड कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसकी हेड की पोजीशन कैसी है। बच्चा काम तभी करेगा जब उसको स्टेबल हेड मिलेगा, वो उसको आई से देख पाएगा, तभी वो एक्टिविटीज को कर पाएगा।
वो अपने एनवायरनमेंट से मिलने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। ये इन सब चीजों को मिला के, और लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी मतलब उसका बेस ऑफ सपोर्ट कैसा है, और ये जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसमें हमारा ट्रंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब वो होता है कि जैसे अगर बच्चा बैठा है तो उसका सपोर्ट क्या है, अगर बच्चा खड़ा है तो पैरों का जो एरिया है, लेकिन वो बेस ऑफ सपोर्ट के लिए, उस लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी के लिए या बेस ऑफ सपोर्ट के लिए जो ट्रंक है वो आपको एक बेस देती है, जिसके ऊपर, जिसका बेस बना के आप उसके ऊपर अपने हाथों से या पैरों से कोई एक्टिविटी करते हैं। अपर लिम्ब की एक्टिविटीज के लिए ट्रंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर कंट्रोल की जब भी हम बात करते हैं उसमें मोटर लर्निंग एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मोटर लर्निंग की अगर हम बात करें तो मोटर लर्निंग में क्या होता है कि मोटर लर्निंग एक तरह का स्किलफुल टास्क है, जो आपने टुकड़ों में बच्चे को चीजें सिखाई, उसको आपने बार बार प्रैक्टिस कराया और अल्टीमेटली उसको परफॉर्म करने के लिए बोल दिया, उस परफॉर्मेंस को हम मोटर लर्निंग बोलते हैं। और एज अ प्रोफेशनल या एज अ थेरेपिस्ट हमारा जो गोल होता है वो मोटर लर्निंग ही होता है। डे वन से हम बच्चे को वही नॉर्मल चीजें ही सिखा रहे होते हैं। अगर आपके पास बच्चा 3 से 4 महीने में आता है, क्योंकि आजकल हम अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं और उसमें हमें पता है कि ये हाई रिस्क का बच्चा है, इसमें कुछ कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिस वजह से हो सकता है कि इसकी डेवलपमेंट डिले हो या कुछ चीजें ऐसी पाई गई हैं, तो हम शुरू से ही उसके मोटर कंट्रोल और मोटर लर्निंग पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि समय रहते वो बच्चा लर्निंग सीखे और अपनी एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। बच्चा रेगुलर मूवमेंट को जब प्रैक्टिस करता है थ्रू आउट द 1 ईयर, जो इनिशियल 1 ईयर होता है इसीलिए वो बहुत क्रुशियल है, क्योंकि उसमें वो अपनी मूवमेंट्स को एक्सप्लोर भी कर रहा है, वो फ्री मूवमेंट्स कर करके सीख रहा है, उसी ट्रायल से, उसी हिट एंड ट्रायल से, उसी लर्निंग के माध्यम से वो सीख रहा है कि क्या करने से क्या हो रहा है, क्या करने से नहीं हो रहा है। अगर आपने कभी नॉर्मल बच्चे के डेवलपमेंट में देखा हो कि जब बच्चा खुद से उठना सीखता है तो खड़े होना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो किसी चीज को पकड़ के खींच के खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो वापस से बैठता है, जिसको हम कंट्रोल मूवमेंट में बोलेंगे, तो वो धम करके बैठता है, उसमें कंट्रोल नहीं होता है। इस कंट्रोल को आने में उसको समय लगता है। वैसे ही जब वो चलना शुरू करता है तो वो कंट्रोल नहीं होता है, शुरू में वो एकदम से भागना शुरू करता है, एक मोमेंटम से वॉक करता है। कंट्रोल्ड वॉकिंग आने में उसको समय लगता है। 3 साल तक चल के बच्चा खुद से सीढ़ी चढ़ना या उतरना शुरू करता है, जिसको हम कंट्रोल्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स बोलते हैं। उससे पहले अगर बच्चा चढ़ेगा भी तो वो एक ही सीढ़ी पे दोनों पैरों को रखेगा। तो धीरे धीरे जब वो सीख रहा होता है, 3 से 3.5 साल का बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी स्टेयर्स को चढ़ सकता है और इंडिपेंडेंटली उसको उतर सकता है बिना डरे। 3 फेजेस आते हैं मोटर लर्निंग के अंदर। ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज कराते हैं, ये फेजेस भी वैसे ही हैं जैसे कि हमने मोटर कंट्रोल के स्टेजेस को पढ़ा है। तो जब भी बच्चा कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि जहां परफॉर्मेंस आ जाता है वहां पे हम मोटर लर्निंग की बात करते हैं। मोटर परफॉर्मेंस के लिए आपको 3 फेजेस हैं, जैसे कॉग्निटिव फेज, एसोसिएटिव फेज एंड ऑटोनॉमस फेज। अगर मैं इसमें मेन चीज बताऊं तो कॉग्निटिव फेज का मतलब ये है कि कितना वो सेंसरी एनवायरनमेंट को यूज करके मूवमेंट को समझ रहा है कि उसको करना क्या है, कितना वो देख के आसपास की चीजों को समझ के सोच रहा है कि कैसे ये टास्क करना है। इसीलिए जो कॉग्निटिव फेज होता है वो एक तरह का आपका क्लोज लूप कंट्रोल की तरह ही, क्लोज लूप मैकेनिज्म जो हमने मोटर कंट्रोल में पढ़ा था उसी की तरह होता है। इसी तरह से जो एसोसिएटिव फेज होता है उसमें कॉग्निशन तो है ही, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो बच्चे की है ही कि वो कितना समझ रहा है जो वो टास्क वो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ट्रायल्स और एरर के साथ सीखता है। वो खुद से मूवमेंट करके देखता है, एक बार ट्रायल करेगा, सीखेगा, एरर होगा, फिर वो उसको सीखेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बार बार गिरता है फिर उठता है, दैट इज ट्रायल एंड एरर्स लर्निंग। ऑटोनॉमस फेज की अगर हम बात करें, दिस इज अगेन अ स्किलफुल परफॉर्मेंस। अब वो बच्चा हर चीज सीख चुका है कि उसको एक इंडिपेंडेंटली एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। उसने एरर से भी कुछ सीखा, उसने अपने ही एक्सपीरियंसेस से, अपने ही गिरने से, अपने ही चलने से उसने बहुत सी चीजें सीखी हैं। तो उसने अपनी एक ये चीज को मास्टर्ड कर लिया और वो ऐसे ही सीखता है।
अब अगर हम ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में आए तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम ट्रंक कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ही ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज का पिक्चर के थ्रू या एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो ट्रंक है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। हम ये पढ़ भी चुके हैं कि ये ट्रंक जो है वो पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये ट्रंक हमें एक बेस देती है जिसके उस बेस के माध्यम से ही बच्चे अपने अपर लिम्ब को यूज करके या लोअर लिम्ब की एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली या विद सम असिस्टेंस परफॉर्म करते हैं। अब ये जो ट्रंक है या जो कोर है वो कैसे बना है? वो 4 चीजों से बना है। अगर आप सुपेरियरली बात करें, मतलब ऊपर की वॉल की बात करें, तो आता है डायफ्राम, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप नीचे से बात करें तो पेल्विक फ्लोर मसल्स आती हैं। आगे की तरफ इंटीरियरली बात करें तो आपका एब्डोमिनल मसल्स आता है, और अगर पोस्टीरियरली बात करें तो ट्रंक एक्सटेंसर मसल्स आती हैं जिसमें मल्टीपिडस होता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी आप ट्रंक की बात करें या जो भी एक्टिविटीज आप प्लान करें, आप इन चारों एरियाज को अपने दिमाग में रखें, और जो भी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर टास्क आप करा रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप इन चारों चीजों को टच करें। अब अगर मुझे सिटिंग है, मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक नॉर्मल सिटिंग हम बच्चे को करा रहे हैं, हम कोशिश करें कि उसका अलाइनमेंट सही हो। अलाइनमेंट का मतलब है कि उसका पोस्चर अप्रोप्रिएट हो। जब पोस्चर अप्रोप्रिएट होगा तभी मसल एक्टिवेट होगी। अगर बच्चा खुद को मसल्स को बिना प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है और सिर्फ लॉक करके बैठा हुआ है या सिर्फ बोनी कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके, मसल्स को ना यूज करके बैठा हुआ है, तो उसकी मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगी। यही जो इनर कोर है वो आपके हेड को एक बेस देता है, तभी आप अपने आई हेड कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज या विजुअल स्किल्स को कर सकते हैं। ये आपको परसेप्चुअल सेंस प्रोवाइड करता है मिड लाइन का, क्योंकि हेमीप्लेजिक सीपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि उनको मिड लाइन एक्टिविटीज की नॉलेज नहीं होती है। उन बच्चों में एक साइड अफेक्टेड होती है तो उनको मिड लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। इवन क्रॉसिंग द मिड लाइन एक्टिविटीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो जब आपके पास ट्रंक स्टेबल होती है, आप बच्चे को एक्टिविटीज दे रहे हैं, तब उसको समझ आएगा कि आपने मिड लाइन क्रॉस करके भी एक्टिविटीज करनी है। तीसरा अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायफ्राम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और डायफ्राम हमें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के थ्रू एक तरह के कामिंग सेंसेशन भी देता है या बच्चे को रिलैक्स भी करता है। आपको पता होगा जब भी एंग्शियस होते हैं तो या हम थक रहे होते हैं या बहुत कामिंग वाली सिचुएशन नहीं होती है, तो बोला जाता है कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस को अपने ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली अराउज भी होगा, एक्टिव भी होगा किसी चीज को करने के लिए। सो स्टार्टिंग से अगर हम देखें, जब भी आप कोई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, आप हमेशा सेंसरी प्रिपरेशन दें। यूजली सेंसरी एस्पेक्ट की बात जब भी हम करते हैं, हम अदर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्ट में करते हैं, जैसे कि ऑटिज्म या एडीएचडी। लेकिन ऐसा नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि इनमें भी बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनका अराउजल लेवल बहुत वीक होता है। उस अराउजल लेवल को एक्टिव करने के लिए या उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन थेरेपी में लेने के लिए हमें हमेशा ट्रीटमेंट से पहले उनको थोड़ा सेंसरी प्रिपरेशन देना चाहिए। वो सेंसरी प्रिपरेशन आप टच के माध्यम से दे सकते हैं, सेंसरी टचेस के अकॉर्डिंगली। आप वेस्टिबुलर बॉल पे बच्चे को ले सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वेस्टिबुलर बॉल पे लेके आप उसको अप एंड डाउन बाउंसिंग मूवमेंट दे सकते हैं, जिससे उनको वेस्टिबुलर इनपुट भी मिलेगा, प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट्स भी मिलेगा। आप उसको बॉल से ही डीप प्रेशर दे सकते हैं, डीप प्रेशर से उसको स्टेबिलिटी का फीलिंग आता है, और उसके बाद जब आप उसको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10 मूवमेंट करा लीजिए, अगर उसमें से बच्चा 2 मूवमेंट भी एक्टिवली करता है और बाकी 8 मूवमेंट आप खुद से कराते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो मैं ये बोलूंगी जो 2 मूवमेंट में वो गेन करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो 8 मूवमेंट आपने खुद से कराई है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उसको सेंसरी प्रिपरेशन देना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को स्विंग्स पे भी ले सकते हैं, आप बोल्स्टर स्विंग यूज कर सकते हैं, या आप
दूसरे टाइप के स्विंग्स यूज कर सकते हैं अगर बच्चा खुद से बैठ रहा है, जैसा कि GMFM CS 1, 2 और 3 के जो बच्चे होते हैं उनका सिटिंग बैलेंस अच्छा होता है, वो खुद से बैठ जाते हैं। अगर बच्चा खुद से नहीं बैठ सकता है तो थेरेपिस्ट को उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसका अलाइनमेंट मेंटेन करके रखना है और आप बच्चे को थोड़ा स्विंग्स दे सकते हैं सो दैट द चाइल्ड कैन हैव अ डिफरेंट सेंसेस, जैसा कि हमने क्लोज लूप मैकेनिज्म में भी पढ़ा है या फीडबैक मैकेनिज्म में भी पढ़ा है कि वो सेंसरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो, लाइक्रा स्विंग में बच्चे को लिया है। लाइक्रा एक इस तरह का स्विंग है जो आपको कंप्लीट बॉडी को एक तरह का प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट देता है, उसको बॉडी सेंस का पता चलता है कि उसके जॉइंट्स क्या हैं। इन सब के बाद आप काम कर सकते हैं अलाइनमेंट के ऊपर, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उनके कंधे हमेशा, अगर आप उनका पोस्चर देखें, वो हमेशा झुकी हुई पोजीशन में बैठते हैं क्योंकि टाइटनेस की वजह से कंधे आगे की तरफ झुके हुए होंगे, उनकी थोरेसिक स्पाइन आगे की तरफ झुकी होती है, इसीलिए ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम्स उनमें होती हैं। इस कंधे और गर्दन के झुकने की वजह से उनमें स्पीच की डिफिकल्टीज भी आने लगती हैं। एक्चुअली स्पीच वैसे प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन कई बार पोस्चर की वजह से भी उनमें ये सेकेंडरी प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। सो एज अ थेरेपिस्ट, जब भी आप स्टार्ट करें आप उनके अलाइनमेंट को करेक्ट करें। अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चा टेबल चेयर पे एक टेबल टॉप एक्टिविटी के लिए उसको बिठाया है, वो आगे की तरफ झुक गया है, तो थेरेपिस्ट उसका पीछे से ट्रंक एक्सटेंशन को एक्टिवेट कर रहा है। इस पिक्चर में देखिए, जैसे बच्चा नीचे बैठा है, जब उसका स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में जाएगी, अगर आप उसको प्रोन वेज दे देंगे, अगर आप उसके बटक्स के नीचे प्रोन वेज दे देंगे, दिस प्रोन वेज इज एक्चुअली हेल्पिंग हिम या am I audible? Madam, audible, ma'am. Yes, Now. yes. Okay. Yes, yes. सिमिलरली, तो हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट अलाइनमेंट देने से आप बच्चे को प्रॉपर बेस ऑफ सपोर्ट देते हो। और हमने शुरू से पीपीटी से ही, जब से हमने ये वेबिनार शुरू किया तभी हमने ये बोला कि बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट बेस इज प्रोवाइडिंग कि आप बच्चा एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेगा। तो जब आप अलाइनमेंट सही से देते हैं या उसका पोस्चर करेक्ट करते हैं, तब आप उसको एक बेहतरीन बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब आप बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा होता है, अलाइनमेंट अच्छा होता है, तो बच्चे की रेंजेस भी बढ़ती हैं जॉइंट की। जैसा कि हमने देखा कंधे की रेंज नहीं है, टाइटनेस है, तो जैसे ही आप उसको बेस देंगे, करेक्ट करेंगे, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन पर्टिकुलर जॉइंट्स पे भी इंप्रूव होता है। जब अलाइनमेंट अप्रोप्रिएट होता है तो वो ट्रंक को एक्टिवली यूज करता है, उसको एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन उसके एब्डोमिनल मसल्स में और मल्टीफिडस मसल में देखने को मिली है, ऐसी स्टडीज में देखा गया है। जब आप मूवमेंट कराते हैं लिम्स की, तो बच्चा फ्रीली वो मूवमेंट कर पाता है। सो देयर आर ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप कोर को एक्टिवेट कर सकते हो और ट्रंक को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसा पहली पिक्चर में देख रहे हो, बच्चे को बोल्स्टर पे उल्टा लेटाइए। बोल्स्टर पे उल्टा लेटाने का मतलब ये है कि थोरेसिक स्पाइन में आपने थोड़ा सा एक्सटेंशन उसको दे दिया या आपने उसको असिस्टेंस दे दी। उसके बाद उसके आगे कुछ खिलौना रखिए, कुछ टॉय रखिए जिसको वो खुद से पकड़े, इंजॉय करे, पकड़ेगा, उठाएगा, रखेगा। तो अब वो एक्टिव थोरेसिक एक्सटेंशन करेगा। आपने थोड़ा सा उसको रेंज दी, उसके बाद बच्चा खुद से उस मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस करेगा। सिमिलरली आप बॉल पे भी ये चीज उसको करा सकते हैं। पीछे से थेरेपिस्ट अलाइनमेंट मेंटेन करके रखेगा। जो ये पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं दो थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। एक में पीछे से जो थेरेपिस्ट है वो अलाइनमेंट को मेंटेन कर रहा है, हिप को ट्रैक्शन देके रखा है जिससे कि बच्चा टाइट ना करे, जो हम सिलेक्टिव कंट्रोल की बात करते हैं। और बॉल पे बाउंसिंग मूवमेंट देने से क्या है, उसको प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट्स में मिल रहा है और जॉइंट की स्टेबिलिटी और इंप्रूव हो रही है। क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें मोबिलिटी भी चाहिए और कंट्रोल्ड मोबिलिटी भी चाहिए, जो हमारा मोटर कंट्रोल का एस्पेक्ट था। और कंट्रोल मोबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि बच्चा वेट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखे। तो जब आप बॉल के ऊपर हाथों को ऐसे रख के वेट बेयरिंग के साथ साथ बाउंसिंग मूवमेंट देते हैं, तो उसको वेट शिफ्टिंग का समझ आता है कि अभी एक हाथ पे ज्यादा वजन गया है, फिर दूसरे हाथ पे ज्यादा वजन जाएगा। सिमिलरली थोरेसिक स्पाइन का मैंने आपको बताया कि वो बहुत मुड़ी हुई होती है, उसको उसमें हम एक्सटेंशन कैसे करा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि बॉल पे आप ले लेंगे, थेरेपिस्ट पीछे से अलाइनमेंट मेंटेन रखेगा,
मदर आगे से बच्चे को एंगेज करेगी, टॉय दिखाएगी या उससे बात करेगी, और बच्चा हाथों को उठा के उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। सो ये एक्टिविटी ना सिर्फ थोरेसिक स्पाइन पे एक्सटेंशन देता है, बल्कि जो उसके कंधे अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, शोल्डर में जो इंटरनल रोटेशन इज द बिग इशू, इट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल रोटेशन। क्योंकि जब भी हम रीच करने जाते हैं, हमें हमेशा शोल्डर पे फ्लेक्शन चाहिए, एक्सटर्नल रोटेशन चाहिए, तभी हम किसी चीज को रीच कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो बच्चा बोल्स्टर पे बैठा हुआ है, उसका 90-90 सिटिंग हमने मेंटेन किया है। 90-90 सिटिंग का मतलब है कि हिप भी 90 डिग्री है, नी भी 90 है, और उसका एंकल का पोजीशन भी 90 डिग्री पे मेंटेन किया है। और थेरेपिस्ट उसके हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, जिससे कि उसके जो टेंडेंसी है स्कैपुला को अंदर की तरफ रोटेट करने की, उसको ओवरकम कर सके, और उसको पैसिवली रोटेट करा रहा है। और मदर उसको सामने मदर बैठी है और मदर उसको एक्टिवली एंगेज रखेगी कि बच्चा समझे कि हो क्या रहा है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए आप रोटेशन, ट्रंक रोटेशन सिटिंग में एक्टिवेट कर सकते हैं। बॉल पे बच्चे को लीजिए, उसके सामने कुछ चीजें रखिए जिसको वो थोड़ा सा रोटेट करके लें, क्योंकि सीपी बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है ट्रांजिशंस का, रोटेशन का, डिसोसिएशन का। जब भी आप ट्रांजिशंस की बात करते हैं, आपको लिम्ब डिसोसिएशन चाहिए, उनको चेंज इन पोजीशन करना आना चाहिए, वेट शिफ्टिंग उनको करना आना चाहिए। जब वो, और एज अ थेरेपिस्ट जब हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे इन चीजों पे काम करेंगे, तो जब वो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, तब वो इन चीजों को ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे और उसको करते हुए ध्यान देंगे। देखिए, इसे बच्चे को हेमी बोल्स्टर पे लिया हुआ है, थेरेपिस्ट ने अलाइनमेंट मेंटेन कर रखा है, बच्चा इंटरनल रोटेशन में ही उसका हाथ है, लेकिन फिर भी वो वेट बेरिंग करके दूसरे हाथ से वो चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बच्चा बोल्स्टर पे बैठा हुआ है, साइड में एक बॉल रखी है, उस बॉल पे वो हाथों से प्रेस कर रहा है, वेट बेयरिंग दे रहा है, और थेरेपिस्ट मैनुअल वाइब्रेशन देके और थोड़ा सा उसको पैसिवली स्ट्रेच करके उसके रोटेशन को फैसिलिटेट कर रहा है बेसिकली। ये ट्रंक रोटेशन एक्टिविटीज है सिटिंग में। आप देख सकते हैं कि एक्टिवली बच्चा ट्राई कर रहा है रोटेट करने का। दो रोटेशन उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा कोशिश कर रहा है कि कैसे चीजों को पकड़ना है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल की बात की, अगर आप इसका दूसरा हाथ देखेंगे तो वो भी उतनी टाइटली बेंड है। इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे हाथ में वेट बेयरिंग करा देते हैं, जैसा कि हमने इस पिक्चर में दिखाया था। ये एक और एक्टिविटी है जिसके जरिए आप हिप में एक्सटर्नल रोटेशन करा रहे हैं, क्योंकि डिसोसिएशन जो मैंने बताया, डिसोसिएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनमें। इसीलिए वो सिजरिंग गेट या जहां भी है, वो सारे के सारे इकट्ठे मूव होने लग जाते हैं। उन्हें एक पैर को आगे ले जाना है या एक पैर को पीछे लेके जाना है, वो डिसोसिएशन उनको नहीं आता है। तो जब थेरेपिस्ट, आप देख रहे हैं कि बॉल पे बच्चे ने एक्टिवली बॉल को पकड़ रखा है और बॉल को उसको बोला गया है कि छोड़ना नहीं है, और थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, एक पैर को पीछे की तरफ ले जाके एक को आगे फ्लेक्शन में लेके जा रहे हैं, जो उसको कल को वॉकिंग सिखाने में हेल्प करेगा। इसमें देखिए बच्चा सिटिंग में बैठा है, अभी क्वाइट बेटर उसने सीख लिया, तो आप बिठा के ट्रंक को मेंटेन करेंगे और वो एक्टिविटीज में आई थिंक माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैम किसे एक्चुअली सॉरी प्रेजेंट बटन प्रेस कर दिया, प्लीज आप रिज्यूम प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दीजिए मैम। एक मिनट। आप यस मैम। ठीक। सो आप देख सकते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, थेरेपिस्ट सिर्फ बहुत मिनिमम सपोर्ट के साथ, और कोशिश करें कि आप सपोर्ट कम से कम दें, क्योंकि जितना सपोर्ट आप देंगे वो एक्टिवली मसल्स को बच्चे यूज नहीं करेंगे। आपका मेन फोकस एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, उसके पोस्चर को करेक्ट करने पे होना चाहिए। इनिशियल कुछ वीक्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम, और उसके बाद अपने सपोर्ट को कम करते जाइए, ये आपके गोल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो नॉर्मल रिंग सेटिंग में बच्चा बैठा हुआ है, बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा के, और फिर वो रिंग्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि
फिक्स्ड उसका हिप है और फिक्स्ड हिप के ऊपर वो ट्रंक को रोटेट कर रहा है. दिस इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो कि एक्टिव ट्रंक एक्सटेंशन में बहुत हेल्प करता है. बट दिस एज अ थेरेपिस्ट इसके लिए आपको बहुत एक्टिवली आपको भी कंट्रोल आना चाहिए कि आप बच्चे को कैसे कंट्रोल करेंगे. इसमें बच्चा एक साइड पे वेट बेयरिंग कर रहा है और दूसरी साइड पे वेट शिफ्टिंग करते हुए उसमें रीचिंग करने की कोशिश कर रहा है. सो वी कैन से इन शॉर्ट कि ट्रंक रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर डिसोसिएशन पर्पस. जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है. डायप्लीजिक बच्चों में जब आप वॉकर देते हैं तो जैसे ही वो बच्चा शुरू में वॉकिंग स्टार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वॉकर, तो एज अ थेरेपिस्ट आप क्या करिए, उसके एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट करिए, उसके डायफ्राम को नीचे की तरफ पुल करिए, जिससे कि उसके लोअर ट्रंक को आप एक्सटेंशन में ले सकें, उसको प्रॉपर रिब केज फ्लेरेशन हो सो दैट वो रेस्पायर भी कर सके, ब्रीदिंग हैम्पर ना हो. और धीरे धीरे वो हिप का एक्सटेंशन और ट्रंक का एक्सटेंशन करते हुए अपर और लोअर बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना सीखे. कि स्टैंडिंग में कुछ एक्टिविटीज हैं. इनिशियली आप बॉल का यूज करके, एक तो बॉल बच्चों को फैसिनेट बहुत करती है, और बॉल का सहारा लेके, क्योंकि अगर आप आगे किसी थेरेपिस्ट को बिठाएंगे या मदर को, तो बच्चे उसको बहुत जोर से पुल करके खड़े होने की कोशिश करते हैं, और जब वो पुल करके खड़े होने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ट्रंक को यूज नहीं कर रहे होते हैं. तो इसके लिए बेटर होगा कि आप उसको आगे कोई सपोर्ट दें जिसको वो खुद ही पुश या पुल करके खड़े होने की कोशिश करे. और फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कैसे स्टैंडिंग बच्चा मेंटेन कर रहा है और आगे से उसने बॉल का सहारा लिया हुआ है. फिर इसी स्टैंडिंग में भी आप उसको रोटेशन एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसा कि आपने पहली पिक्चर में देखा कि थेरेपिस्ट पीछे से लेग्स को मेंटेन करके, और फिर मदर एक साइड में बैठ गई है, बच्चे को वो टॉयज ट्रांसफर कर लें, तो ट्रांसफर भी कर रहा है और रोटेशन को इनकॉर्पोरेट करें. सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हाथ में बच्चा वेट बेयरिंग कर रहा है और सिंगल हैंड से वो रोटेशन वाली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है. लास्टली आप क्या कर सकते हैं कि आप सेंसरी और एक्टिविटीज को कंबाइन कर सकते हैं. मतलब या तो आप स्विंग पे या बॉल पे बच्चे को लें और उस पे आप उसको एक्टिविटीज भी कराएं. तो आप उसको सेंसरी स्टिमुलस भी दे रहे हैं, आप उसको साथ साथ में एक्टिविटीज भी परफॉर्म करा रहे हैं, सो दैट मोटर लर्निंग शुड बी देयर. सो दिस इज हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट बोथ द थिंग्स. दोनों चीजों को आप ले सकते हैं, जैसे बच्चा बोल्टर स्विंग पे बैठा है और ये. इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं. Whatever exercise you are planning, या जो भी एक्सरसाइज आप इन बच्चों को दें, उसमें आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और हर लेवल पे बच्चा मोटिवेट हो, क्योंकि इन बच्चों में मोटिवेशन बहुत कम होता है, अराउजल लेवल बहुत कम होता है, थक बहुत जल्दी जाते हैं. इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जो भी एक्सरसाइज आप प्लान कर रहे हो वो प्लेफुल होनी चाहिए, वो उसको इंजॉय करें, वो उसको इंटरेस्ट के साथ करें, तो वो सीखेंगे भी. सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी कि सिर्फ उन्हें पढ़ाइए या ट्रीट मत कीजिए, उनके साथ खेलिए, और खेल खेल में उनको ऐसी चीजें सिखा दीजिए जो उनको आगे बहुत काम आए. यही हम कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल कि एटलीस्ट हम उनको कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में, मे बी अ वेरी स्मॉल चेंज वी कैन ब्रिंग, कुछ भी थोड़ा सा चेंज हम ला सकें इन ट्रीटमेंट के जरिए, और टीचिंग देयर पेरेंट्स को समझा कि आपने कैसे बिठाना है, कैसे उठाना है, कैसे एक्टिविटीज करनी है, सो दैट दे लर्न समथिंग. सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आखिरी में, कि नन्हे चेहरे इसी तरह मुस्कुराते रहें. यही आई थिंक हम सब प्रोफेशनल्स की दुआ है, और हम इसी अवेयरनेस को बढ़ाते रहें कि आपने इन बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, और डिफरेंट सेंटर्स पे आप लेके आ सकते हैं, या जल्दी से जल्दी बच्चों में इन प्रॉब्लम्स को पहचानिए और ट्रीटमेंट के लिए लेके आइए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सपना मैम. आपने आज जिस तरह से सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बताया, ट्रंक कंट्रोल को लेकर के प्रैक्टिकल और होम मैनेजमेंट जो आपने बताया, काफ़ी बेहतर रहा. और प्रोग्राम की नेक्स्ट कड़ी में मैं क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम में मैम एक क्वेश्चन आया है हमारे एक पार्टिसिपेंट्स की तरफ से. वो जानना चाहते हैं मैम, हाइपोटोनिक चाइल्ड में प्रोन एंड सुपाइन में क्या एक्सरसाइजेस
कराए जा सकते हैं? बिल्कुल। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि वो उनमें टोन उतनी नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी में एक हाइपोटोनिसिटी भी एक तरह का वेरिएंट है या एक वैरायटी है। उसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि वेट बेयरिंग एक्टिविटीज पे बहुत काम करें। जब आप वेट बेयरिंग एक्टिविटीज पे काम करते हैं तो उनमें स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि उन बच्चों में स्टेबिलिटी एक इशू है। तो जैसा कि आपने प्रोन में कहा, आप बॉल पे ही या बोल्स्टर या बॉल या प्रोन वेज पे उस बच्चे को उल्टा लें, उसके हाथों पे धीरे धीरे वेट बेयरिंग लेना शुरू करें। एक हाथ को सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे हाथ से उसके सामने जिस भी चीज में बच्चा खुश हो, देख के खुश हो, उसको पकड़ने की कोशिश करें, ऐसा टॉय आप आगे रख सकते हैं जिससे कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। सुपाइन लाइन में भी आप उसको प्रोन वेज पे लें, जिससे कि थोड़ा सा बच्चा इंक्लाइंड हो जाए, वो एनवायरनमेंट को देख सके। जब आप इंक्लाइंड प्रोन वेज लेते हैं और बच्चे को उस पर सुपाइन कराते हैं और फिर एक्टिविटीज कराने की कोशिश करें। आप उसको सपोर्टेड सिटिंग दे सकते हैं, जैसा कि हमने 90-90 सिटिंग की बात की। बोल्स्टर पे थेरेपिस्ट पीछे बैठ सकता है, एक हाथ से, अपने हाथ से आप उसके एब्डोमिनल मसल पे हाथ रख सकते हैं, उसकी ट्रंक को एक्चुअली सपोर्ट कर सकते हैं। पीछे आप खुद बैठ सकते हैं तो आप उसकी बैक को भी सपोर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको एक्टिविटी करने को बोल सकते हैं। तो इनिशियली आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली जब आपको लगे कि बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने आप से करना शुरू कर रहा है, तो वो अपनी जो भी आप सपोर्ट उसको दे रहे हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया है। किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 24/7 ये हमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स ग्रुप में और अपने आसपास के सोसाइटीज़ ग्रुप में उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि जिन्हें मानसिक रूप से जो समस्याएं जो झेल रहे हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, सब्सटेंस अब्यूज और मेंटल हेल्थ इमरजेंसी से जो पर्सन्स जूझ रहे हैं, उन्हें ये सहायता मिल सके। हम इस हेल्पलाइन के माध्यम से उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग रिलेटेड समस्याओं को उन्हें हम हेल्प करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये नंबर। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि हेल्पलाइन नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी में स्प्रेड करें और इसको लोगों को जिन्हें ज़रूरत है उन्हें बताएं। आपको मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 1800-599-0019, 1800-599-0019। तो ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 24/7 वर्क कर रहा है। तो सभी प्रोफेशनल से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस नंबर को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके। आगे एक इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं एक और शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे CRC लखनऊ में स्टार्ट हो चुका है। ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जैसा कि मैम ने भी अभी बताया है, कि बच्चे को अगर हम 0 to 6 ईयर में जितना जल्दी उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड उनकी समस्याओं के लिए हम उनको ट्रीटमेंट दे सकें, तो बच्चे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अगर कोई भी बच्चे सोसाइटी में, समाज में अगर आपको दिखते हैं, तो हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लखनऊ CRC मोहान रोड पे आप उन्हें भेजें। आपको ऑफिशियल्स नंबर इसमें दिए जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में हम ऑटिज्म, ADHD, डिलेड डेवलपमेंट माइलस्टोन, स्पीच रिलेटेड इश्यूज, मेंटल रिटार्डेड, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्जेनाइटल विजुअली इम्पेयर्ड, हाई रिस्क बेबी चाइल्ड इत्यादि समस्याओं को, जो डिलेड माइलस्टोन बच्चे हैं, उनको हम यहाँ पे थेरेपी से प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ थेरेपी दी जाती है वो है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोसोशल सपोर्ट, स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड सारी सर्विसेज हमारे इस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में दी जा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके समाज में इस तरह के कोई भी बच्चे हैं तो उनको यहाँ रेफर करें, ताकि वो फैसिलिटेट हो पाए और उन्हें फैसिलिटी इस सर्विसेज की मिल पाए।
साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते मैं धन्यवाद ज्ञापन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। वोट ऑफ थैंक्स के साथ मैं इस प्रोग्राम के तरफ आगे बढ़ते हुए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ आज के हमारे रिसोर्स पर्सन मिसेस सपना भीमन मैडम का, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मैडम का आज बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैडम ने हमें समय दिया, जिससे आज हमारे पेरेंट्स और काफी सारे जो पेरेंट्स हैं सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड, उन्होंने आज इस सर्विसेज का फायदा लिया। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद ज्ञापन में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका मैडम श्रीमती स्मिता जैवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से हम ये कार्यक्रम करने में सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे CRC लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे जी का, जिनके मार्गदर्शन से हम ये कार्यक्रम करने में सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स और प्रोफेशनल्स, सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, पेरेंट्स, जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे CRC के सभी ऑफिसर्स का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, आप कृपया इसे जरूर फिल करें, तभी आपका सर्टिफिकेट आपके मेल आईडी पे पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच मैम, और आपके सपोर्ट के वजह से ये कार्यक्रम हो पाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाहता